हम लोग ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले कभी सुने हो इसके बारे में? टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, रेगुलर वर्सेस कंपोजिशन और ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। नहीं सुना कभी ना? और दोनों टॉपिक के बारे में नहीं सुना होगा आप लोगों ने। जीएसटी के बारे में सब कुछ नया ही है ना, कभी कुछ इसके बारे में पढ़ाई टॉपिक कुछ नहीं हुआ। तो आज शुरू करें हम लोग। कैसे हो आप लोग सब? एनर्जी लेवल सबकी बैटरी डाउन? नो चाय, नो बिस्किट, नो नाश्ता। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। उफ, लेकिन क्या करें, ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसको बीच से क्रॉस छोड़ करके नहीं जा सकते, है ना? जागृति, कभी सुना है इस टॉपिक के बारे में? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइप्स होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। ये पहले भी था वैट में। ये जो तरीका है रजिस्ट्रेशन का, जो टाइप है, ये वैट में भी था। आपको कुछ है आइडिया इसका, रेगुलर कंपोजिशन का? पूरा आइडिया है? तो फिर नहीं पूछूं इससे अच्छा। तो जितना आपको आइडिया बताओ कमल, शेयर करो। क्या जानते हो टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में? आप लोगों ने कभी ये सुना भी नहीं ये वर्ड ना? तो क्या होता है, जीएसटी में जितने भी जीएसटी नंबर्स आप लोग देखोगे, उनको 2 में से किसी एक कैटेगरी में डालना बहुत ज़रूरी होता है। और 2 ही कैटेगरीज होती हैं, तीसरी नहीं होती है। और इन 2 में से किसी एक में आपको जीएसटी नंबर को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। गवर्नमेंट को ये बताना पड़ता है कि आप किस स्वभाव से ट्रांजैक्शन करने वाले हो, किस टाइप के डीलर हो। ये ऐसे भी बोलते हैं कई लोग, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर, ये शब्द भी यूज होता है। स्मॉल बिजनेस का यहाँ कोई रोल नहीं है। ये है पूरे जीएसटी विभाग में जितने नंबर्स हैं उसको सिर्फ 2 कैटेगरी बांट दिया, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। उन 2 कैटेगरी को इस हिसाब से बांटा है कि सुनो, आप झंझट पालना चाहते हो या आप अच्छा काम, एकदम इजी काम रखना चाहते हो? क्या लगता है कौन सा ऑप्शन लोग चुनेंगे? एक है बहुत इजी काम जिसमें हिसाब किताब नहीं रखना ज़्यादा, बिल नहीं रखने ज़्यादा, और एक है बहुत फुल झंझट वाला काम, ये भी बिल रखो, वो भी बिल रखो, ऐसे रिवर्स कर दो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। जबकि कंपोजिशन वाले के केस में कुछ ध्यान नहीं रखना है बोलते हैं। ठीक है, तो आदमी क्या लेगा? अच्छा, और हमारे पूरे भारत में जितने जीएसटी नंबर हैं उसमें से कितने नंबर कंपोजिशन में होंगे परसेंट के हिसाब से बताओ? 20%? हाँ हाँ, 100 में कितने परसेंट? 50 to 60 कंपोजिशन में होंगे, 20 होंगे और 2 to 3%। हाँ हाँ, तो कंपोजिशन फायदे का है तो फिर सब रेगुलर में क्यों है? उसमें बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ओके, लाखों का? हाँ, लाखों करोड़ों का। हाँ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, उन्होंने जीएसटी के टोटल स्ट्रक्चर को 2 हिस्से में बांट दिया है, रेगुलर और कंपोजिशन। ये नाम को पहले बोलना और याद करना सीख लो, ये फिक्स्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को ऐसे ही याद रखना है, जैसा ये बोले जा रहे हैं ऐसे ही इनके मतलब निकलेंगे। तो रेगुलर मतलब एक तरीके से देख लो, रेगुलर जैसे आप लोग कॉफ़ी पीने जाते होगे तो वहाँ बोलता है ना कि रेगुलर या लार्ज, बोलता है ना, तो वो रेगुलर नहीं होता है, बेसिकली वो स्मॉल होता है। लेकिन उसको वो स्मॉल बोलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या गरीबों टाइप पी रहा हूँ, तो उसको रेगुलर बोल देते हैं कि चलो कम से कम रेगुलर तो पी रहा हूँ। फिर एक होता है लार्ज, जिसके कुछ ज़्यादा पैसे लगते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा लार्ज फील कराए। वैसे ही आप लोग देखना, जैसे कुछ कंपनीज में मेंबरशिप्स होती हैं, गोल्ड, प्लेटिनम या डायमंड मेंबरशिप, नहीं, गोल्ड, डायमंड या प्लेटिनम मेंबरशिप। तो
गोल्ड हल्का होता है क्या? गोल्ड मतलब प्रीमियम में नहीं आता क्या? आता है ना। जैसे कई लोग सिल्वर और गोल्ड कंपेयर करते हैं तो गोल्ड में प्रीमियम देते हैं, मेंबरशिप का अगर नाम लिख दिए तो, और उसी को गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम कर दो तो सबसे ऊंचा कौन हो गया? प्लैटिनम हो गया। ऐसे अपने कैटेगरीज को बांट देते हैं समझाने के लिए कि हम किनको क्या सेवा दे रहे हैं या देंगे। ठीक उसी प्रकार से जीएसटी ने दो स्कीम्स बना रखी हैं, दो तरीके बना रखे हैं कि भाई जो जाएगा इसी के अंदर जाएगा। अब इन दोनों में फर्क समझ लेते हैं। सबसे पहले सबसे इजी वाला समझ लेते हैं। सबसे इजी कौन है? ये तो याद हो गया आप लोग को। सबसे इजी है कंपोजिशन। क्यों इजी है? पहला कारण आपने बताया। क्यों इजी है? 3 महीने में रिटर्न का चक्कर है। वैसे एक और चक्कर है उसमें, एनुअल भी एक डालना पड़ता है। टोटल 5 हो गए। ठीक है। और क्या फायदा है इसमें? 3 महीने में रिटर्न डालना है और सिंपल हिसाब, एक ही बात, बात खत्म। क्या बात है? भाई आपका सेल्स कितनी है? मेरी सेल्स इतनी है, गुणित 1%। 1% का टैक्स पटा दो, आपका चैप्टर क्लोज। सारा रिटर्न भरा गया, कोई अलग से कुछ नहीं देना है, कोई हिसाब किताब मैच नहीं कराना है, बस आपकी सेल्स का फिगर सही होना चाहिए। हो गया कंपोजिशन, डीलर का रिटर्न भरा गया। 1 पेज का रिटर्न होता है, साल भर में 4 बार हम भरते हैं उसको। सुन लो खाली, CMP 08 बोलते हैं। CMP मतलब कंपोजिशन, CMP 08 बोलते हैं। साल में 4 बार, 3-3 महीने में, और 1 बार एनुअल रिटर्न डालते हैं, उसको बोलते हैं GSTR 4। एनुअल रिटर्न जब हम डालते हैं 1 बार, ये जो नंबर मैं बोलते जा रहा हूं ना, ये अब आप लोग को सुनने मिलेंगे बार बार। GSTR 1, 2, 3, 3B, 2B, 2A, 4, 7 और बहुत सारे GST रिटर्न्स और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो जब कंपोजिशन रिटर्न को एकदम सिंपल भाषा में, कोई भी दुकानदार क्या चाहेगा? किराने दुकान वाला है, पान दुकान वाला है, हाँ, कोई कोल्ड ड्रिंक सेंटर है, ये लोग झंझट पाल सकते हैं। CA को भी फीस दें, फिर हिसाब किताब भी रखें। तो इनके लिए ना इजी कर दिया स्कीम को, तो अपने आप CA की फीस भी कम हो जाती है। स्कीम सिंपल क्या है कि भैया कितनी 3 महीने में बिक्री की है बता दो, या बिल बनाए हो तो बिल दिखा दो, कंप्यूटर में बनाए हो तो कंप्यूटर दिखा दो, और बस उसका 1% में आपसे टैक्स पटवा लो। वो चालान 1% गवर्नमेंट को पे होगा, लेकिन कुछ नुकसान भी है इसमें जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा है। वो ये है कि इसमें आपको कुछ भी खरीदोगे उस पर इनपुट नहीं मिलेगा। इनपुट नहीं मिलेगा, कुछ भी खरीदोगे इनपुट नहीं मिलेगा। रेगुलर वाले को कुछ भी खरीदेगा इनपुट। सबसे बड़ा मेन गैप जो बनाया गया है। तो कंपोजिशन को सरकार बोलती है कि तुम छोटे दुकानदार हो ना, तो बोलते हैं हाँ मालिक मैं बहुत छोटा हूँ, माफ करो मेरे को, तुम्हारे लिए कंपोजिशन, तुमको हर प्रॉब्लम से हमने बरी कर दिया, लेकिन तुमको किसी प्रकार का इनपुट नहीं मिलेगा, और तुम बस 3 महीने में अपना टर्नओवर बता देना, उसके ऊपर 1% टैक्स पटा देना, तुम्हारे जन्मांतर के लिए तुम्हारी फाइल क्लोज कर देंगे। तो जिनको फाइल क्लोज करनी होती है वो भी यहाँ आते हैं, जिनको तामझाम नहीं चाहिए। लेकिन एक लिमिट डाल दी गई, 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर। 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर की लिमिट डाल दी गई कि कंपोजिशन वाले 1.5 करोड़ को क्रॉस करते ही मजबूरन कंपोजिशन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब जब हमारे यहाँ एक कई बार नए क्लाइंट्स आते हैं, कैसे होते हैं पता है? बहुत गांव से आए हैं और कपड़े की दुकान है, उनके यहाँ दुकान का लेवल क्या है कि लगभग 400-500 पर जीन्स के आसपास उनकी डेनिम बिकेगी, और 200-300 के आसपास से टी शर्ट्स बिकती है। ये वहाँ के दुकानदारी का लेवल है, मतलब ग्राहक और दुकानदार दोनों इस लेवल पे ट्रेड करते हैं कपड़े। तो और एकदम गांव है। अब वो आते हैं कि हमको सर GST नंबर लेके दो। हम बोलते हैं क्यों जरूरत है आपको? क्यों GST नंबर की जरूरत है, हम लोग पूछते हैं। तो बोलते हैं कि हमारा व्यापारी बोल रहा है कि GST नंबर ले लो, तो रास्ते में माल पकड़ा नहीं जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ई वे बिल का कुछ चक्कर चल रहा है।
इस चक्कर में वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं हमको नया नया नंबर लेने बोल रहे हैं, लेना चाहिए कि नहीं। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, उनको मना कर देते हैं। वो हमको रजिस्ट्रेशन करवाने की फीस देंगे और आगे मेंटेन करने की भी फीस मिलेगी, और उसके बाद क्लाइंट एक काम देंगे तो 10 काम भी देते हैं आगे जाके, फिर भी हम मना कर देते हैं क्योंकि वही सही है ना। 40 लाख का टर्नओवर सरकार साल का फ्री दे रही है। ये बोल रही है कि यदि आप कोई भी व्यक्ति हो भारत में और आप 40 लाख रुपए तक का एनुअल सालाना टर्नओवर करते हो, कुछ माल बेचते हो, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बस लेन देन कर लो, अपना बिजनेस कर लो, खत्म बात। हाँ, हिसाब रख लेना कि 40 लाख के अंदर हो, ऐसा ना कि आप झूठ बोल रहे हो। तो आप सच कैसे बोलोगे? हिसाब रख के, सेल्स वगैरह इनवॉइस होने चाहिए, बैंक में बैलेंस दिखना चाहिए, तो पता चलता है कि आप 40 लाख के अंदर हो, तो उनको छूट है। लेकिन मैं साल का 20 लाख का भी टर्नओवर नहीं करता हूँ, कपड़े का व्यापारी हूँ, गांव में हूँ, अभी दुकान जैसे तैसे चला रहा हूँ और मैंने जीएसटी नंबर ले लिया। अब कल से मेरे हर 1 रुपए के टर्नओवर पे कपड़े के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर वो कपड़ा 1200-1500 से महंगा है तो उस पर 18% जीएसटी, अगर वो कपड़ा 1000 रुपए से सस्ता है तो उस पर 5% जीएसटी। ऐसे ऐसे नियम है, ऐसे ऐसे का डिस्क्रिमिनेशन यानी डिफरेंस किया जा रहा है कि भाई जो आदमी 2000 रुपए का कपड़ा खरीद सकता है मतलब वो ज़्यादा टैक्स दे ही सकता है, तो उसी से ज़्यादा टैक्स ले लो। प्रोडक्ट्स में ऐसा क्यों? प्रोडक्ट्स में ऐसा क्यों? तो ये हम लोग जब क्लाइंट को समझाते हैं तो बड़ी मुश्किल से समझते हैं वो लोग कि भाई अगर आपने नंबर ले लिया ना तो जो सालाना खर्च हो रहा है वो होगा ही, गवर्नमेंट के चालान अलग निकलेंगे, नोटिस का चक्कर अलग, और कर क्यों रहे हो किसी के कहने पे? तो जिसका सुनना चाहिए उसका सुनो ना। आप मेरे जैसे सीए से सलाह लिए, ठीक, अब आपको डबल चेक भी करना चाहिए, आप एक और किसी सीए से सलाह ले लो। हम अब खुद अपने मुंह से बोलते हैं, वो इसलिए नहीं कि हमारी बात कच्ची है, वो इसलिए कि उनको डबल तसल्ली होनी चाहिए। ये सब मैटर में आदमी घर जब डाउट लेके जाता है ना तो बड़ी टेंशन में रहता है। जैसे वकीलों से कभी झंझट पड़ा हो, पुलिस से कभी झंझट पड़ा हो, तो जब आपको लगेगा कि यार एक आदमी कुछ सलाह दे रहा है, दूसरे आदमी कुछ सलाह दे रहा है, घर जाके माइंड क्लियर नहीं रहता, तो कितना खराब फीलिंग आती है। समझ रहे हो? बहुत कैमरा कॉन्शियस होना पड़ रहा है कहाँ कैमरा लगा है, कैसे लगा है, कौन सुन रहा है, ऐसा आप लोग बात कर रहे हो ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि और भी कई लोग सुन रहे हैं हम लोग को। वैसे लाइव नहीं हुआ है अभी, लेकिन वो जाएगा तो वैसे ही ना। तो हम लोग इस 2 जीएसटी कंपोजिशन के डीलर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आगे तक जाएंगे, इनके रिटर्न्स भरने को भी समझेंगे। उनको मना करते क्लाइंट को, तो समझते तो होते नहीं होंगे। नहीं, बहुत लोग समझ जाते हैं, बहुत लोग, कुछ एक लोग होते हैं, लेकिन फिर वो हमको क्यों बताएंगे कि वो नहीं समझे। ईवी बिल में उनको दिक्कत नहीं आती? नहीं, आपको सरकारी लिमिट्स वगैरह अगर सब ध्यान में है, आप टाइम टू टाइम अपडेट हो रहे हो, थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो व्हाट्सएप में भी आ जाता है, उसको आप वेरीफाई कर लो, तो आपको पता चलने लगेगा कि सिर्फ लिमिट्स का ध्यान रखने से आपको तकलीफ नहीं होती है। जैसे 40 लाख की एक लिमिट है। अच्छा, आपको ये पता है कि मान लो मैं प्याज बेचता हूँ, आलू बेचता हूँ, अनाज बेचता हूँ, जो टैक्स फ्री आइटम है, तो मैं करोड़ों का बिजनेस बिना जीएसटी नंबर लिए कर सकता हूँ, पक्के में, ऑथेंटिक तरीके से, करोड़ों का। क्योंकि जीएसटी में एक छूट है, वो बोलती है कि अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करता है तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। यानी कि मान लो मैं तेल, आटा, चावल, गेहूं और प्याज, ये 5 आइटम बेचता हूं, तो इसमें टैक्सेबल है तेल, और अगर पैकेट बंद आटा है तो ये 2 आइटम ही टैक्सेबल है। बाकी गेहूं, चावल, अनाज, प्याज, आलू सब टैक्स फ्री आइटम है, ठीक है। तो मान लो मैं दोनों आइटम बेचता हूं, तो अब मेरा 40 लाख कैसे काउंट होगा? मेरे टोटल टर्नओवर से काउंट होगा या सिर्फ टैक्सेबल आइटम का काउंट होगा? टैक्सेबल आइटम का ओनली। अगर वो 40 लाख क्रॉस करते हैं तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब रजिस्ट्रेशन ले लिए तो निभाना पड़ेगा। एक बार 7 फेरे लिए हैं,
तो जन्मों जन्मों का साथ देना पड़ेगा। और वो जन्मों जन्मों का साथ ये है कि जीएसटी के एक एक नियम को कंठस्थ करके फॉलो करना पड़ेगा। फिर अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो छोटा व्यापारी हूं, मैं तो बड़ा व्यापारी हूं। हाँ, आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, कंपोजिशन वर्सेस रेगुलर। इन दोनों में से आप चुन लो कि मेरे को कौन सा जच रहा है। इन दोनों में से आप चुन लो कि मेरे को कौन सा जच रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इन दोनों में से किसी एक के घर में रहना है और आपको जीवन भर साथ निभाना है, ठीक है। तो कंपोजिशन वालों को सिंपल रखा गया है कि बस 3 महीने में आओ, टर्नओवर बताओ, 1% टैक्स दो, चालान से पटाओ और घर चले जाओ। रिटर्न भरनी पड़ती है इसके लिए CMP 08 और वो 3 महीने में जाती है। और इसके बाद सालाना एक रिटर्न जाती है GSTR 4 और ये एनुअल रिटर्न कहलाती है। इसमें इसी 4 क्वार्टर्स की बस समरी देनी होती है। समझ में आया खुशबू? क्या समझ में आया? और कितना टैक्स आता है सेल्स का? अच्छा। और इसके अलावा 4 रिटर्न के अलावा भी कोई रिटर्न जाती है? क्या रिटर्न है वो? हाँ, ईयरली। क्या नाम है रिटर्न का? GSTR कंपोजिशन। कंपोजिशन डीलर का मतलब समझ गए? इनपुट मिलता है कंपोजिशन डीलर को? कंपोजिशन डीलर को इनपुट मिलता है? नहीं मिलता है। जस्ट अपोजिट याद रखना। रेगुलर को यानी कि नॉर्मल जीएसटी टैक्स पेयर, कंपोजिशन मतलब वो नॉर्मल नहीं है। कंपोजिशन शब्द से ही ये बताती है सरकार कि निपटाऊ राम स्कीम। कंपोजिशन एक ही में बंडल पैक करके बस तुम जाओ यार। क्यों ये देती पता है? डर के मारे, क्योंकि हमारे देश में सब अरबपति और रईस है क्या? नहीं। तो अगर एक ही जैसा नियम बना देगी सबके लिए तो भी दिक्कत है, क्योंकि उन लोग बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनके पास बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, बड़े बड़े सीए हैं, बजट है, ट्रांजैक्शंस भी उतने बड़े लेवल के हैं कि उन लोगों को छोटी मोटी स्कीम बैठेगी नहीं। उन लोगों के लिए सब कुछ प्रॉपर बिठाना पड़ेगा। लेकिन वो प्रॉपर बिठाते हैं तो सरकार उसको बोलती है रेगुलर, एकदम सोची समझी डिजाइन की हुई स्कीम। लेकिन रेगुलर स्कीम किसी के ऊपर बोझ है बहुत बड़ा, तो उनके लिए हमने क्या निकाल दिया? कंपोजिशन स्कीम। स्कीम भी बोलते हैं इसको, कंपोजिशन स्कीम। स्कीम जीएसटी में सिर्फ 2 स्कीम चलती है, ठीक है, इसी के अंदर होते हैं सब लोग। रेगुलर फिर क्या है? जब उस पर भी टैक्स पटाना था तो यहां पर क्या है? कंपोजिशन डीलर में जब आप सोना चांदी बेचो, जब आप कंप्यूटर बेचो, आप मोबाइल बेचो, आप प्लास्टिक के सामान बेचो, फर्नीचर बेचो, गाड़ी बेचो, फर्क ही नहीं पड़ता। सबके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? बात खत्म। क्योंकि हिसाब सिंपल रखा गया है। परचेस किससे किए हो, उसका बिल है कि नहीं है, मायने नहीं रखता। जो सेल किए हो उसका 1% दे दो। किसके लिए अच्छा है? सोच के देखो। अच्छा, पहले रेगुलर डिस्कस करते हैं, फिर ये पूछेंगे सवाल कि कंपोजिशन किसको जचता होगा। दुकानदारों के ऐसे एग्जांपल्स तो सोचना इस बारे में। रेगुलर पे आते हैं। जितना हमने अभी तक जीएसटी में पढ़ाई किया वो सब रेगुलर में था, यानी मुबारक हो, रेगुलर पहले ही पढ़ चुके हो। क्योंकि जीएसटी की वो नॉर्मल स्कीम है जो बोलती है कि आप माल खरीदोगे तो इनपुट मिलेगा, माल बेचोगे तो आउटपुट लगेगा, दोनों को आपस में हिसाब करेंगे, नेट अमाउंट चालान से पटेगा और डीलर तुम फ्री हो, तुम्हारा काम खत्म। डीलर के कोई पैसे नहीं लगने हैं, कोई नुकसान नहीं होना, और पूरा का पूरा भार किसके अंदर जा रहा है? कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। ये हम लोग समझ गए थे, ये सब रेगुलर स्कीम के तहत होता है। ये रेगुलर स्कीम का मतलब यही है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल स्कीम। और दूसरा है कंपोजिशन, जिसमें जो 1% का टैक्स है ये डीलर के जेब से जा रहा है। ये आप कस्टमर से बिल में 1% जोड़ के वसूल ही नहीं सकते, आपको साफ साफ मना किया गया है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से बोल रहा हूं मैं, साफ साफ मना किया गया है जीएसटी कानून में कि सुनो, अपने जेब से टैक्स पटाना 1%, कस्टमर से मत वसूलना। तो बिल में +1% लिखना बैन है, मना है कंपोजिशन डीलर को। तो कंपोजिशन डीलर बिल कैसा बनाएगा? जीन्स 2000 रुपए, गुड़ित 1 क्वांटिटी 2000, बिल हाथ में। रेगुलर डीलर की बिल कैसे बनाएगा? यही 2000 की जीन्स का, जीन्स 1
1750 रुपये 52 पैसा टैक्सेबल वैल्यू, 250 रुपये टैक्स, राउंड ऑफ माइनस किया और टोटल किया 2000 रुपये। दोनों की जीन्स कितने की है? 2000। लेकिन दोनों के बिल अलग अलग बन गए। दोनों के बिल अलग अलग बन गए। क्यों अलग अलग बन गए? क्योंकि एक व्यक्ति को टैक्स वसूलना अलाउड नहीं था और दूसरे व्यक्ति को टैक्स वसूलना ही पड़ेगा। ये कौन सा व्यक्ति है? ये रेगुलर टैक्स पेयर है, जिसको टैक्स वसूलना ही पड़ेगा। नहीं वसूलेगा तो इसको भी जेब से भरना पड़ जाएगा, लेकिन इसको वसूलने का पूरा अधिकार है। ये आपको बिल में जोड़ के दिखाएगा ना, जब रेस्टोरेंट में जाओगे ना कॉफी पीने, तो 120 रुपए की कोल्ड कॉफी होगी, प्लस उसमें 2.5% CGST, 2.5% SGST, टोटल 5% का एक्स्ट्रा टैक्स वसूलेगा। ये पहले पता है आप लोगों को, सर्विस टैक्स के नाम से लगभग 14% वसूलते थे। तो जब से GST आया ना, रेस्टोरेंट्स के बिल सस्ते हो गए। और भी कुछ चीजें हैं जो समय के साथ ऐसा लग रहा है कि यार ये महंगी हो ही नहीं रही है। और कुछ चीजें ऐसा याद आ रही है जो पिछले 8-10 साल 5 साल से याद करके देखो, वो चीज महंगी हो ही नहीं रही है। मतलब वो ऑलमोस्ट उसी बजट में अच्छी चीजें हमेशा मिल रही हैं। कपड़े, अगर आप हाँ, हिम क्रीम की कुल्फी लेकिन क्वालिटी गिरा गई है उसकी। हाँ, आप लोग के इधर बहुत जोरदार मिलती है, भारती नगर चौक ना, वहीं पे तो है क्या? अलग अलग? अच्छा, यदुनंदन नगर तिफरा, ओके ठीक है, वहां अच्छी आती है। ओरिजिनल ट्राई करते हैं, चलो। बनती तो सब एक ही साथ है। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम लोग कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज भी उसी बजट के आसपास मिलती हैं और बहुत सालों से रेट में फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि सस्ती मत हो गई हो। मेरे नॉलेज में एक एयर कंडीशनर है जो पिछले 6-7 साल से 1.5 टन की एसी आज भी 35,000 के आसपास की मिलती है। 1-2 हजार ऊपर नीचे, 6-7 साल से ज्यादा हो रहा है। मतलब जब मैंने पहली एसी खरीदी होगी 2016 के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि वो भी इसी रेट के आसपास की थी। तो 10 साल हो गए उस बात को। मानते हो? एयर कंडीशनर महंगी नहीं बल्कि सस्ती हुई है। और पेन आज भी 10 रुपए की मिलती है, और बल्कि पहले से 10 गुना बेहतर 10 रुपए की मिलती है। वही 10 रुपए की पेन पहले से 10 गुना बेहतर भी मिलती है नई नई कंपनियों की। और 10 रुपए की मिलती थी पहले भी, पार्ले जी बिस्किट वगैरह। उसका साइज छोटा करते हैं, लेकिन आधा थोड़ी हुआ है। थोड़ा मोड़ा इन्फ्लेशन का अधिकार उनको भी है ना हाँ, पान मसाला तो नहीं यार, वो तो पूरी तरह से सरकार के भी कंट्रोल में रहता है। वो सरकार को जिस दिन टैक्स चाहिए होगा ना, पहले यही झटका देती है। बीड़ी, पान मसाला, सिगरेट, हाँ, लग्जरी कार। तो आप लोग ये चीज महसूस करना कि ये कंपोजिशन टैक्स पेयर डीलर को बिल नॉर्मल बनाने का पूरा अधिकार है। ऊपर हेडिंग में लिखना है कि मैं कंपोजिशन डीलर हूं, और बस आप लिख दो क्वांटिटी, रेट और टोटल करके दे दो, कोई GST जोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन इस 2000 रुपए का 1% मेरे को अपनी जेब से सरकार को पटाना है, तो क्या मैं मान के चलूं कि ये मेरा खर्च है? क्या ये मान के चलूं? क्या कोई बिजनेसमैन किसी भी खर्च को वसूलने से भूलेगा क्या? तो वो इसको भी अल्टीमेटली किसके ऊपर डाल रहा है? वो डालेगा ही, क्योंकि वो क्यों छोड़ेगा? तो किन लोगों को कंपोजिशन समझ में आता होगा, ये जरूर मुझे सोच के बताना। एग्जाम्पल्स के तौर पे कौन कौन से व्यापारी की सिचुएशन है जहां पर कंपोजिशन बेस्ट बैठेगा और रेगुलर उसके लिए झंझट हो जाएगा, ये आप लोग मुझे बीच बीच में बताते रहना। रेगुलर में हम लोगों को बहुत सिंपल सुविधा मिलती है कि स्कीम बहुत सिंपल बनाई गई है, लेकिन उसको जब लागू करते हैं और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं, तो वो रेगुलर स्कीम बहुत झंझट वाली हो जाती है। इस पे इनपुट मिलेगा, उस पे नहीं मिलेगा। अभी सिंपल वो लोग बोले कि आप लोग दुनिया में जो भी माल खरीदोगे, दुनिया तो नहीं वैसे, इंडिया में, मतलब अपने जीवन में जो भी माल खरीदोगे इंडिया से, अगर उसमें GST पटा के आए हो तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। रेगुलर वाले को इतनी सी बात है बस। तो मान लो मैंने लोहा खरीदा लोहा बेचने के लिए, तब तो मेरा प्रोडक्ट ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, वो मेरा मेन प्रोडक्ट ऑफ डीलिंग है, ठीक है। तो मैं लोहा खरीदूंगा, इनपुट मिलेगा, फिर लोहा बेचूंगा, आउटपुट लगेगा और नेट करूंगा, जैसे हमेशा हमने सीखा है। लेकिन
मैं अगर कंप्यूटर खरीदूंगा अपने ऑफिस के लिए, मैं अगर कैमरा खरीदूंगा अपने ऑफिस के लिए, एसी खरीदूंगा अपने ऑफिस के लिए, तो उस पर भी तो जीएसटी पड़ रहा होगा ना, उसका इनपुट भी मुझे मिलेगा, जिसको बोलते हैं इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स। ये हम लोगों ने कल देखा है कि फिक्स एसेट को ही कैपिटल गुड्स बोलता है जीएसटी, जो बोलता है कि आपका रेगुलर ट्रेडिंग का जो आइटम है उसका तो इनपुट आपको मिलेगा ही और वो क्रेडिट वहीं पहुंचेगा, लेकिन कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा और वो भी वहीं पहुंचेगा। अब हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट आ गया, अब हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट आ गया। अब ये एक्स्ट्रा क्रेडिट से क्या फायदा हो सकता है, सोच के देखो, सोच के देखो। ये जो विजय था, ये जो विजय है, ये हमारा डीलर है, ठीक है, और जब ये कोई माल खरीदता है तो वो माल बेचेगा भी। हेलो, इधर ध्यान दो सर, है ना। तो जब ये माल कोई खरीदेगा बेचने के लिए, तो उसके ऊपर आउटपुट टैक्स को गवर्नमेंट के पास पटाने जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सुनो, कुछ इनपुट पड़ा है और अगर उसके बाद भी तुम्हारा आउटपुट ज्यादा है तो कैश चालान पटा दो। ऐसे करते थे। अब एक ट्विस्ट आ गया खेल में। वो क्या ट्विस्ट है कि इस डीलर से जो मैं माल खरीदा था वो तो मैं खरीदा ही था, मैंने एक एसी भी खरीदी, मैंने फर्नीचर भी खरीदा, मैंने कुछ कंप्यूटर भी ले लिया। अब ये सारे मेरे फिक्स एसेट्स हैं। मैंने किसी सीए से सर्विस ली, वहाँ जीएसटी पे किया उसके इनवॉइस में। मैंने एयरटेल यानी कि जियो एयरटेल जैसे टेलीकॉम सर्विसेज से मैंने ब्रॉडबैंड सर्विसेज ली इंटरनेट की, उस पर भी मैंने जीएसटी पे किया 18%। ये सारा इनपुट भी मेरे को मिलेगा, जिसको बोलते हैं आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज। इनपुट यानी कि जो मैं इनपुट सर्विसेज ले रहा हूं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, या मैं इनपुट कैपिटल गुड्स ले रहा हूं मेरे बिजनेस को चलाने के लिए, और मैं इनपुट्स तो ले ही रहा हूं। तो इनपुट को 3 कैटेगरी में बांट दिया कुल मिला के, आईटीसी को 3 कैटेगरी में बांट दिया एक्सप्लेन करने के लिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट 3 कैटेगरी में मिलता है। पहला, जो मेरा रेगुलर ट्रेड ऑफ आइटम है उसको बोलेंगे हम इनपुट्स। बस ये जो लोहा है या ये जो सामान है जिसको मैं आगे बेचने वाला हूं, ये जो मेरा रॉ मटेरियल है जिसमें मैं प्रोसेसिंग करके फिर बेचूंगा आगे जाके कुछ नया प्रोडक्ट बना के, तो जो मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं इसको जीएसटी एक ही नाम दे रखा है, क्लियर कट नाम दे रखा है, वो है इनपुट्स। ऐसी चीज जो मेरे रेगुलर ट्रेड ऑफ आइटम का इनपुट है। दूसरी चीज इनपुट सर्विसेज। मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो जो इनपुट ले रहा हूं वो सर्विस है अगर, तो उसको इनपुट सर्विसेज बोलेंगे, जिसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। मुझे रिपेयर मेंटेनेंस करानी पड़ती है आए दिन, मुझे हो सकता है एयरलाइन सर्विसेज की टिकट्स वगैरह करवानी हो, एयरलाइन की टिकट्स करानी हो, ये भी सर्विस है। ऐसे ही न जाने कितनी सर्विसेज हमको लेनी पड़ती है। सब इधर ध्यान दो, ठीक है। तीसरा होता है कैपिटल गुड्स, जो मैं बता दिया। इन तीनों में हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और ये सारा एक ही जगह इकट्ठा होता है। फायदा, मैंने 4 जगह से इनपुट टैक्स ले लिया। अब ये घड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं भर गया, बट मैं बेचने तो वही 150 रुपए में वाला हूं, वही प्रोडक्ट। तो जब मैं वही 150 रुपए में बेचूंगा और इस बार आउटपुट 21 रुपए ही है, लेकिन इस बार इनपुट 18 से काफी ऊपर चला गया, तो सरकार क्या इस बार टैक्स लेगी मेरे से? सोच के देखो कमल, सरकार टैक्स लेगी मेरे से? लेगी? अभी भी मेरा जो ये आप एग्जाम्पल याद कर पा रहे हो ना, जो हम बार बार ये एग्जाम्पल गिनाते हैं, नए लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। जब हम ऐसे करते हैं ना तो पुराने लोग समझ जाते हैं, जब हम ऐसे करते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल को ना जीवन काल के लिए बना के लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये विजय नाम का एक कैरेक्टर हमने बनाया था, ये दृश्यम वाला विजय नहीं है, ठीक है। गायकवाड़, क्या नाम था उसका याद, सारगांवकर तो जब मैं सेल करूंगा उस प्रोडक्ट की, तो उस पर जो मुझे 21 रुपए समथिंग टैक्स लगने वाला था, हमारे शुरुआती एग्जाम्पल की जब हम बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स पटाने पहुंच गया। वो बोला आपका घड़ा बहुत भरा हुआ है, 21 रुपए को भी काट दो, अभी आपको टैक्स पटाने की जरूरत नहीं है। ये होता है पावर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। सारा का सारा इनपुट मुझे मिल रहा है। मैं कौन हूं? रेगुलर टैक्स पेयर, मैं हूं रेगुलर डीलर, तो मुझे इनपुट सब अलाउड है। तो मान लो मैं एक 20 लाख रुपए की कार खरीद लूं, उसमें भी तो जीएसटी पे करते हैं ना, तो उसका भी इनपुट मिलेगा। बिजनेस की कार है और
बाकायदा 20 लाख रुपए की कार है, उसमें कम से कम 3 लाख रुपए का टैक्स है, तो वो इनपुट मिलेगा कमल? बिजनेस के नाम पे लेंगे कार तो आओ देखते हैं, चेक करते हैं। तो हमारे पास कुछ जानकारी है, आओ तो पढ़ें। दोबारा पढ़ाई की तरफ, ठीक है। सेक्शन नंबर 17 जीएसटी क्या बोलता है? अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, आप लोग इसके मतलब मुझे समझाएंगे, मैं सिर्फ रीड करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, where the goods or services or both are used by a registered person partly for the purpose of any business and partly for other purpose, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax credit as is attributable to the purposes of his business. खाली पहला ही पैराग्राफ पढ़ना, इसको हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 बोलेंगे, जो 1 लिखा है, ठीक है। अपोर्शनमेंट बोलते हैं इसको, वैसे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा मतलब, आप क्या समझे? अच्छा चलो ये बताओ आप कि मान लो मैं एक कार खरीदता हूं और उस कार पे 3 लाख रुपए का जीएसटी हमने पे कर दिया है। 20 लाख की कार है और 17 लाख की टैक्सेबल वैल्यू है। तो ये बताओ कि हमारी टैक्सेबल वैल्यू कहां जाएगी जब हम कार की एंट्री करेंगे? डेबिट में कौन सा एसेट क्रिएट करेगी ये कार? फिक्स्ड एसेट। टैक्सेबल वैल्यू का अमाउंट जाएगा इसमें, याद आ रहा है जागृति? टैक्सेबल वैल्यू जाएगी कार की वैल्यू में, और कार पे लगने वाला जीएसटी क्या हम डेबिट करके इनपुट ले सकते हैं? जीएसटी इनपुट लिख के? क्यों? अभी तो आप लोग बोले कि भाई जितना फिक्स एसेट है, कैपिटल गुड्स है, उसमें इनपुट मिलेगा, तो कार पे क्यों नहीं मिलेगा? डेबिट करेंगे ना इनपुट को अपन, 3 लाख रुपए, 17 लाख रुपए डेबिट कार, 3 लाख रुपए डेबिट जीएसटी टू सप्लायर या लोन 10 लाख 20 लाख, ऐसी तो होगी एंट्री। ऐसे तो किए हो कमल, इमेजिन कर पा रहे हो एंट्रीज को? अभिषेक नहीं? कल हमने एंट्री की थी, याद करो, जिसमें हमने मशीन 50 लाख प्लस जीएसटी लोन में ली थी। आप वहां तक शायद नहीं पहुंचे, मेरे को लग रहा है। कोई बात नहीं। तो कोई भी फिक्स एसेट अगर आप परचेस करते हो तो उस पर इनपुट आपको मिलता है। किस तरीके से वो बुक्स में जाता है, किस तरीके से उसकी एंट्री होती है? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट इनपुट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या लोन या टू बैंक, ठीक है। अब फिक्स एसेट्स में जाएगी टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी में जाएगी जीएसटी, और टोटल करके जो इनवॉइस वैल्यू बनती है वो चले जाएगी सप्लायर या लोन या बैंक में। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ अमाउंट फिक्स एसेट में डाल दिया और कुछ अमाउंट इनपुट में डाल दिया। सरकार बोलती है जो 3 लाख रुपए ले रहे हो ना, पूरा नहीं लेने दूंगी। अगर इस कार को आपने घर के लिए चलाया, गर्लफ्रेंड को बिठाया और किसी को घुमाया, तो फिर इसमें जीएसटी का इनपुट आपको क्यों मिलेगा बाबा? क्योंकि हमने सेक्शन 16 में पढ़ा था, जीएसटी का इनपुट तब मिलता है जब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए वो कार यूज होनी चाहिए, वो एसेट यूज होना चाहिए। तो ये जो सेक्शन 17 है ये आप लोग को मना कर दे रहा है। ये बोलता है कि सुन भाई, अगर गर्लफ्रेंड को घुमाया तो जितने किलोमीटर गर्लफ्रेंड को घुमाएगा ना, मैं नापूंगा उसको और देखूंगा कि तुम्हारी कार कितने किलोमीटर गर्लफ्रेंड के लिए चल रही है और कितना काम धंधे के लिए चल रही है। तो मान लो उसने पूरे महीने या पूरे साल 1000 किलोमीटर चलाया, 500 किलोमीटर उसने अपनी मैडम को घुमाया और 500 किलोमीटर बिजनेस के लिए घुमा, तो उसको जीएसटी का इनपुट कितना मिलना चाहिए? मतलब 3 लाख का आधा कर दिया आपने।
मतलब हमने ये करने की कोशिश की कि उस एसेट को उसने कितना यूज किया बिजनेस में और कितना यूज किया पर्सनल, ये करने की अलग अलग कोशिश की। और उसका फॉर्मूला क्या यूज किया, किलोमीटर्स से नाप लिए। वो क्या है, किलोमीटर्स में नहीं बता रहा है, क्योंकि वो दुनिया के सारे एसेट्स के लिए बात कर रहा है। वो कार की बात नहीं कर रहा है, वो एक कैलकुलेटर की भी बात कर रहा है, जो एक फिक्स्ड एसेट होता है बिजनेस में, क्योंकि वो 3-3, 4-4 साल चलता है ना। तो उस कैलकुलेटर को फिक्स्ड एसेट की तरह तब आप इनपुट लोगे जब उस कैलकुलेटर को पूरी तरह बिजनेस में यूज करोगे। अगर उस कैलकुलेटर को या फर्नीचर को या कार को या कंप्यूटर को या प्रोजेक्टर को अगर आपने पर्सनल यूज और इसमें मिक्स कर दिया, तो आपको उतना ही हिस्सा इनपुट नहीं मिलेगा जितना आपने पर्सनल यूज किया है। इसी बात को इंग्लिश में बोला है, आओ फिर से पढ़ते हैं। वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि जो हमने लिया है इनपुट are used by registered person partly for the purpose of any business and partly for the other purpose, यानी कुछ भी हो सकता है, partly मतलब आधा आधा, ठीक है, कॉमा, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the purpose of his business। मतलब उसके बिजनेस पर्पस से जो एट्रीब्यूट किया जा सकता है, जोड़ के देखा जा सकता है, सिर्फ उतना ही उसको इनपुट मिलेगा। यानी कि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इनपुट सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है कि आप बस रेगुलर टैक्स पेयर हो। इनपुट इसलिए मिलता है कि आप रेगुलर टैक्स पेयर हो और आप वो वस्तु और वो चीजें लेके आ रहे हो इनपुट की तरह जो आपके बिजनेस के लिए है, तो आपको इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई वस्तु खरीदते हो जो बिजनेस यूज के लिए नहीं है, जैसे कि एक घर के लिए फ्रिज खरीदा और उसमें इनपुट लेने की कोशिश की, वो नहीं मिलेगा, तो वो रेस्ट्रिक्टेड है, नहीं मिलेगा। फिर ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट, जिसको हम अपोर्शनमेंट बोलते हैं। लेकिन एक टॉपिक और है, ब्लॉक्ड क्रेडिट। सरकार ने क्या बोला पता है, कार में इनपुट नहीं देंगे, मनाइच कर दिया। बिजनेस के लिए यूज करोगे, अच्छा मैडम को नहीं घुमाओगे, कोई बात नहीं, तो भी 1 रुपए का नहीं दूंगा। बोल दिया कि कार में क्रेडिट नहीं देंगे, रेस्टोरेंट में घूमने को क्रेडिट नहीं देंगे, और क्या क्या क्रेडिट नहीं देंगे, ऐसे करके बहुत सारी चीजें मना कर दी। जिम के सामान में नहीं देंगे और एरोप्लेन में नहीं देंगे। अरे बाप रे, 800 करोड़ का एरोप्लेन आता है और उसमें जीएसटी का इनपुट नहीं देंगे बोल रहे हैं। अब और साफ मना कर दिया, देखना चाहते हो, ये देखो, साफ मना कर दिया। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, ये पढ़ो और इसके बोलने का ढंग भी देखो। हम पहली बार एक शब्द पढ़ेंगे, पहली बार एक नया शब्द पढ़ेंगे, जो लास्ट टाइम हम कानून की पढ़ाई कर रहे थे तो एक आध शब्द किसी ने पढ़ा होगा। इसको पढ़ के बताओ मेरे को, कौन बताएगा, जोर से बोलो। यानी कि मेरे को किसी के साथ खड़े नहीं रहना, मैं राजा हूं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं सबका राजा हूं। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 आपको याद करो, अधिकार दे रहा था। मैंने बोला था जीएसटी इनपुट ऐसे ही नहीं मिलता, अधिकार से मिलता है, तभी आप करंट एसेट्स और एसेट्स में दिखाते हो। तो सेक्शन 16 हमने पढ़ा भी था। सेक्शन 16 का सिर्फ सबसेक्शन 1 पढ़ा था, ये आपको पढ़वाएंगे बाद में। ठीक है, क्या पढ़ा था कि ये आपको अधिकार देता है इनपुट लेने का जीएसटी एक्ट के तहत। ये बोलता है मैं सेक्शन 16 की बात ही नहीं मानूंगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16। मैं अपने मन की चलाने वाला हूं, सुन लो भाई लोग, पहले ही बता रहा है, सल्लू भाई है, ठीक है। एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18, ये हम पढ़े नहीं है तो इसको इग्नोर करो, कॉमा, इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इस लिस्ट में देख लो, किसी चीज के बारे में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। साफ साफ मना कर दिया और आपके अधिकार वाले सेक्शन को काट दिया उसने। तो लिस्ट पढ़ लेते हैं भाई, कहां कहां मना कर रहा है। तो एक बात का ध्यान देना, जब कानून का लॉ कानून पढ़ते हैं ना अपन बेयर एक्ट की भाषा में, यानी कि एक्चुअल सरकारी भाषा में, तो उसकी नंबरिंग को पढ़ना भी जरूरी होता है। अभी हमने देखा सेक्शन 17 चल रहा है, उसके अंदर इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा रहता है, वो होता है सब सेक्शन, जो हम पढ़ रहे हैं 5। अब इसके अंदर आ गया क्लॉज ए, फिर ये स्मॉल ए और कैपिटल ए में फर्क है, ध्यान देना। फिर ये ए को 2 बार लिखा गया है, मतलब ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2,
फिर इसके अंदर आई, फिर ए बी सी डी, फिर आई को सेकंड आई यानी कि 2, फिर ये डबल ए, फिर आगे बढ़ेगा। यानी कि आपको ये बुलेट्स पढ़ने आने चाहिए कि ये पॉइंट नंबर 1 है, ये उसका छोटा पॉइंट है, फिर उसका छोटा पॉइंट है, फिर पॉइंट नंबर 2 है। तो हम लोग ये पढ़ने जानते अगर इनकी थोड़ी सी बस पैराग्राफिंग ठीक से कर दी गई होती। तो ये तो हमारी कानूनबाजी है कि पैराग्राफिंग ही कम से कम कर देते, कि मेन बुलेट्स को बाहर लिखते और छोटे बुलेट्स को ऐसे अंदर कर देते। इंडेंट सेटिंग होती है ना, उतना भी नहीं कर सकते थे क्या पढ़ने पढ़ाने के लिए? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है ये इजी हो, इंटेंशन ही नहीं है इजी हो। इंटेंशन ये है कि जितना हो सके बस मैक्सिमम रेवेन्यू आना चाहिए और चोरों को पकड़ो। सरकार का इंटेंशन यही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ बोलने के लिए है कि वहां से एक कैंपेन बनाते चले हम, कि लोगों को एक बोलने के लिए टॉपिक तो दें। भाई जो लोग हमारे परम भक्त हैं वो लोग को बोलने के लिए टॉपिक तो दें। उनको सिर्फ बोलेंगे कि जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, तो लोग कैसे समझेंगे कि ये इजी है? वो तो समझेंगे ही नहीं। जो हमारे भक्त हैं उनके पास बोलने के लिए कोई है ही नहीं, गुड़ गाने के लिए। तो उनको गुड़ गाने के लिए कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? लॉलीपॉप। ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, ये बहुत अच्छा टैक्स है। ये हमारे देश की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक्चुअली में सॉल्व कर रहा है कि नहीं किसी को फर्क नहीं पड़ता, बाद में जाके कोई पूछ भी नहीं रहा। लेकिन जिन्होंने लॉन्च करना था उन्होंने स्टोरी तो दे दी कि गुड से ये हुआ है, जीएसटी से वो होता है। स्टोरी मिल गई तो बोलने वाले बोलेंगे। लेकिन आप देखो, अब कानून आपके सामने है, पढ़ रहे हो आप लोग, इजी लग रहा है पढ़ने में, इजी लग रहा है पढ़ने में। देश का संविधान आपसे उम्मीद करता है कि आपको कानून का एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। यह कैसा कानून है भाई? अगर आप 18 साल के हो तो देश का कानून आपसे अधिकार भी देता है आपको, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, और भी बहुत सारे राइट्स भी देता है, अधिकार भी देता है। और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि देश का लिखा हुआ सारा का सारा कानून आपके जहन में होना चाहिए। यह कैसी कंडीशन है? अंग्रेजों के जमाने की लिखी कंडीशन है, आज तक चलती आ रही है। और वो कानून इस भाषा में लिखा हुआ है और आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। अभी और भी कुछ है, ये छोटू सा 2 दिखाई दे रहा है, इसका भी एक मतलब है। कौन बैठ के पढ़ाए? ठीक, तो फिलहाल हम अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, है ना। ज्यादा किसी की बुराई करना अच्छा नहीं होता। तो सीधे बात करते हैं कि हमको एक सेक्शन, सबसेक्शन 5 है जो ब्लॉक्ड क्रेडिट के नाम से फेमस है। ये लिखोगे तो लिख लो, सेक्शन 17 ब्रैकेट में 5, यानी कि 17 सबसेक्शन 5 और डैश करके लिखो ब्लॉक्ड आईटीसी। ये फेमस है, यहां बार बार आना पड़ेगा। फिर हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे, खाली 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि किसी चीज को यहां साफ साफ मना किया गया है। चलो ठीक है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 डैश देके लिखा आपने ब्लॉक्ड क्रेडिट, ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हमारे टफ जाने वाले सिलेबस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे अभी हम लोग खड़े हैं। मतलब ये सबसे टफेस्ट पॉइंट है जहां आपको मैं एक्चुअली कानून पढ़ा दिया, लेकिन ये पढ़ाना हमारा काम नहीं है, सिर्फ दिखाना काम है कि देखो यहां पर कोई ऐसी भाषा है जिसको ऐसे पढ़ने आना चाहिए। और आपको कभी कुछ किसी भी बारे में कानून पढ़ना हो और किसी भी कानून को पढ़ना हो, चाहे वो आपका क्रिमिनल कानून क्यों ना हो, आप गूगल में ऐसी वेबसाइट्स पे पहुंच के आराम से पढ़ सकते हो। पढ़ने आना चाहिए, या कभी तो इससे दोस्ती यारी हुई रहेगी तो दोबारा जाने में क्या हिचकिचाओगे नहीं ना। तो हाय हेलो करवा दे रहा हूं मैं आप लोगों की, फिर कभी जरूरत पड़ी तो परिचय अच्छे से करते रहना आप लोग, ठीक है। तो अभी इस ब्लॉक्ड क्रेडिट के सिर्फ 2 पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे कि वो क्या पढ़ाना चाह रहा है, बस इतना देखना है। कोई रटने याद करने की हमको जरूरत नहीं है। बोलता है पॉइंट नंबर ए, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। और ये लिस्ट कौन सी चल रही है? सुनो, नीचे लिखी हुई चीजें ब्लॉक्ड है, ध्यान देना। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 मैं बोल रहा हूं, सुनो, नीचे जो लिस्ट बना रहा हूं ये सब ब्लॉक्ड है, पहले बता दे रहा हूं। तो जितने नाम आएंगे सब ब्लॉक्ड की बात हो रही है। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स मतलब पैसेंजर के कोई भी गाड़ी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, बस, सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया? नहीं रुको, अभी बचा है
हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13%, नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। इतनी बारीकी से लिखा रहता है कानून। ये जीएसटी कानून पढ़ रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ रहे हैं? नहीं, वो समझाना चाह रहा है कि 13 व्यक्ति से अगर कम वाली गाड़ी है तो उस पर इनपुट आपको नहीं मिलेगा। ड्राइवर मिला के 13 व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वो ऐसे बोल रहा है। तो ड्राइवर मिला के 13 व्यक्ति पहुंचते पहुंचते हम किस चीज की बात कर रहे हैं? बस की बात कर रहे हैं। 13 व्यक्ति बैठ रहे हैं मतलब मिनी बस। तो छोटी कार और रिक्शा से लेके बस सिटिंग की 13 कैपेसिटी तक इंक्लूडिंग ड्राइवर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13, मतलब 13 से ज्यादा हुए तो इनपुट मिल जाएगा। क्या ये मतलब हम निकाल पा रहे हैं? और 13 या 13 से अंदर हुआ, नॉट मोर देन 13 बोला, तो ये भाषा समझनी पड़ेगी। यानी कि 13 तक हुआ तो वो अलाउड नहीं है। अच्छा 13.5 हुआ तो एक आध बच्चे की सीट लगा दिए तो मिल जाएगा, अगर आप साबित कर सकते हो तो। क्योंकि वो तो 13 की बात कर रहा है ना, तो 13.1 भी हुआ तो हम मोर देन 13 नहीं हो गए ना। अब कंपनी उसको कैसे साबित करेगी? वो कंपनी जाने बस बनाने वाली, अगर वो साबित कर सकती है तो फिर सरकार को कानून बदलना पड़ेगा फिर से। ये होते हैं लूप होल्स जहां पर गेम बजा देते हैं। सरकार ने क्या लिखा? नॉट मोर देन 13। 13 शब्दों का साफ साफ मतलब है कि 13 मतलब 13.5 भी हो सकता है। 13 मतलब कानून में लिखा है, सीधी सीधी इंग्लिश में लिखा है, साफ सुथरा लिखा है। इसका दूसरा मतलब बन सकता है क्या? नहीं। नॉट मोर देन 13, तो आप मोर देन 13 बन जाओ ना। 13.5 की एक बस निकाल दो, बोल दो कि हाफ सीट अप्रूव्ड फॉर बच्चा अंडर 12 ईयर्स। वहां किड्स बैठ सकते हैं, सीट ही छोटी है, बड़े बैठ ही नहीं सकते। 13.5 कर दिए, इनपुट मिल जाएगा। ऐसे गेम बजा सकते हो। लेकिन खैर ऐसा कोई करता नहीं है, बड़े लेवल पे नहीं करता है, छोटे मोटे लेवल पे ऐसे लोग कर लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। एक्सेप्ट, अरे बाप रे, फिर एक्सेप्ट भी कर रहा है। एक एक्सेप्ट कम था क्या 13 से ज्यादा जाने पे? फिर एक एक्सेप्ट डाल दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड। एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। अरे रुको भाई, अब उसके बारे में सोचो। अगर ये विजय कार बेचता होता, अगर ये विजय कार बेचता होता तो सरकार बोलती कि कार बेच रहे हो तो टैक्स ले लेना। मैंने ले लिया, लेकिन इनपुट नहीं दूंगा जब खरीदोगे तो, क्योंकि उसने मना कर रखा है ना कि भाई पैसेंजर व्हीकल अलाउड नहीं है 13 तक, और मैं बेच रहा हूं 5 सीटर कार, तो उसने बोला कि इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन जब बेचोगे तो आउटपुट देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं कार महंगी कर देता हूं, क्योंकि मेरे को अपने जेब से थोड़ी टैक्स देना है। मैं कस्टमर से पूरा वसूल लेता हूं, और 2 बार वसूल लूंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी टैक्स दिया है मैंने, इनपुट मिल नहीं रहा है, और फिर अपने खुद पे टैक्स दूंगा, इनपुट मिल नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली कार हो गई महंगी, कस्टमर के लिए जेब में कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से 2 बार टैक्स चला गया। याद किया हमने शुरू क्लास में बताया था कि कैसे 100 रुपए पे 2 बार टैक्स लग सकता है, लेकिन उसको बचा लिया गया इनपुट के रास्ते से। इनपुट को ब्लॉक करोगे, इस 100 रुपए पे 2 बार टैक्स लग जाएगा। याद आया? ठीक उसी जगह सरकार समझ गई कि रुको भाई, इसको मना करने का दूसरा कारण है क्या? कि भैया छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी होते हैं। अब वो मान लो 25 लाख की कार ले लिया तो उसको 3 लाख 4 लाख का तो इनपुट मिल जाएगा। सरकार को बहुत नुकसान हो रहा था, तो उसने बोला कि कोई गाड़ी घोड़ा में आपको नहीं मिलेगा इनपुट। लेकिन उसने फिर एक्सेप्शन बना दिया। एक्सेप्शन, ये रहा एक्सेप्ट, कि किसको मिलेगा? अगर वो लोग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं तो मिल जाएगा। मैं आप लोगों को कानून नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कितना उलझन है। तो फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, यानी कि डीलर्स, अगर उस मोटर व्हीकल को कोई बेचता है और उसका काम ही वही है, जैसे किया शोरूम वाला, उसका काम क्या बेचना है? कौन सी कंपनी की? रोज कौन सी कंपनी की बेचता है? साल भर कौन सी कंपनी की बेचता है? और क्या क्या बेचता है? कितना अच्छा लग रहा था सुनने में। तो वो जब एक ही काम रोज करता है और सबको पता है, उसके पास लाइसेंस है, उसके पास कंपनी की डीलरशिप है, दिख रहा है, उसकी बिलिंग वही बता रही है, तो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा होगा वो। तो जब वो यही काम रोज करता है तो उसको इनपुट दे दो। चलो, क्यों? उसके बिजनेस को कैसे डिफाइन किया गया? फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स,
फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स। ठीक है, खुशबू बोरियत लग रही है, नींद आ रही है तो सो जाओ, है ना। चलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अरे मेरा काम ही बस चलाने का है और मेरे को बस में इनपुट नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। मेरा काम ही बस चलाने का है, मेरा काम ही टैक्सी खरीद के उसको ओला में चलाने का है, रेंट पे चलाने का है। तो मैं कार खरीदता ही इसलिए हूं कि मैं रेंटल सर्विस में उसको चला सकूं। तो मेरे को इनपुट नहीं दोगे? नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे बोलने लग गई सरकार और एक्सेप्ट करके एक लिस्ट बना दी कि फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, जैसे किया, जिन लोग वही गाड़ी बेचते रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जैसे बस चलाने वाले या कार चलाने वाले, या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स। ये तो बता दोगे आप लोग। ड्राइविंग स्कूल वाले, ये लोग कार क्यों खरीदते हैं? सिखाने के लिए। इतना बड़ा बड़ा ड्राइविंग स्कूल छपा देते हैं पीछे में, कुछ भी नहीं दिखता। तो उन लोगों को भी इनपुट अलाउड है। तो अब कौन बच गए? इन तीनों को छोड़ के सारे लोग। आप मैं सारे लोग की कैटेगरी में आएंगे। हमारी फैक्ट्री है, हमारा प्लांट है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपका कार का ही प्लांट है, कार ही बनाने का प्लांट है, तब तो मिल जाएगा। लेकिन आपका कुछ भी दुनिया में प्लांट है, लोहा लक्कड़, माइनिंग, कोयला, ट्रेडिंग करते हो किसी भी प्रोडक्ट की, करोड़ों का बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, फर्क नहीं पड़ता, आपको इनपुट नहीं मिलेगा। इनपुट कब मिलेगा? जब आप ये तीन कैटेगरी में बैठ पाओगे। ठीक, इसको आगे हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे आज, इंटेंशन क्या था हमारा, कि सुनो, ओ सुनो मां जागृति, हेलो, सुनो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम की कोई चिड़िया थी जिसको हमने पहले शुरुआत में समझा जीएसटी में, जो इस डबल टैक्सेशन के चेन को रोकने में मदद करती है। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ रेगुलर वालों को मिलेगा, क्योंकि कंपोजिशन वाले लोगों को स्कीम ही अलग बनाई गई है कि तुमको कोई झंझट नहीं है यार, तुम बस अपने सेल के ऊपर 1% पटाओ, घर जाओ। ये इनपुट, वो क्रेडिट, वो रिवर्सल, इनवॉइस रखना, कुछ नहीं। तो रेगुलर वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की एक सुविधा दी गई, सबसे बड़ा हथियार। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको सेक्शन 16 में अधिकार दिया गया कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लीजिए, आपका अधिकार है। 17(5) में आके उसको ब्लॉक कर दिया, एक लिस्ट बना के। अभी लिस्ट और लंबी है जिसमें आप और भी आइटम्स गिन सकते हो। पहला आइटम हमने सिर्फ गिना अभी तक, वो है मोटर व्हीकल। ठीक है, ये देखो, एक ए के बाद डबल ए आ गया, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब कोई सा भी हो सकता है, छोटा बड़ा, हेलीकॉप्टर, चाहिए जेट, वो जेट, कुछ भी नाम, एयरक्राफ्ट बोल दिए मतलब सब कुछ आ गया। तो उनको भी अलाउड नहीं है, लेकिन उनके भी फिर एक्सेप्शन डाल दिए कि भाई अगर इंडिगो जैसी एयरलाइन कंपनी है उसको भी नहीं दोगे तो किसको दोगे, लाइक दैट। समझ गए? मैं अपना प्राइवेट बिजनेस चलाता हूं, मेरा स्टील प्लांट है, और जैसे जिंदल स्टील है रायगढ़ का, उनके पास खुद की हवाई पट्टी है अपने प्लांट के अंदर। आप लोग को पता है ये बात? वो अपना, और लगभग 20 साल से है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उड़ते हुए प्लेन देखे वहीं पे हम लोगों ने। तो एक प्लांट के अंदर एक हवाई पट्टी बनी जिसमें उन्होंने अपना प्राइवेट जेट उतारते हैं, चढ़ाते हैं। वो जिंदल है ना वो, तो उन लोग वैसे ही आना जाना करते हैं, वो ट्रेन और कार और बस और पब्लिक फ्लाइट्स को यूज नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो वो लोगों को इनपुट मिलेगा? नहीं। अभी आप लॉजिक से बात कर रहे हो, यहां पढ़े बिना बात कर रहे हो, है ना। देखो, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट लिस्ट की कौन सी लिस्ट है? 5 की, पॉइंट नंबर 2 कि वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट में नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल। अगर कोई ट्रेडिंग ही कर रहा है एरोप्लेन की तो उसको मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहा है अगर इंडिगो, स्पाइस जेट, या फिर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल्स और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट। सिंपल नहीं है, लेकिन एक पॉइंट और है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर एयरक्राफ्ट को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, यानी कि क्या बोलते हैं, कार्गोज के लिए यूज कर रहे हो, कार्गो के लिए यूज कर रहे हो, तो भी तो इनपुट मिलना चाहिए ना। वो बिजनेस चलाने के लिए एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है। तो ऐसे ही हर सिचुएशन को प्लस माइनस में समझाया जाता है। आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो रेगुलर टैक्स पेयर होता है
उसको एक ब्रह्मास्त्र दिया गया है, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उस ब्रह्मास्त्र में एक छोटा सा चिप लगा दिया गया है जो 2000 के नोट में आया था वो चिप, और उस चिप से कभी भी सरकार उस ब्रह्मास्त्र को डिसेबल कर देगी और ऐसे हथियार चलाते चलाते गायब हो जाएगा हाथ से। वो है ब्लॉक्ड क्रेडिट, कि भैया इसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। ये कौन सी चीजें हैं? ये दुनिया के बड़े बड़े इनपुट हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या मिलेगा? बस जो खिलौनों में आप लोग खेल रहे हो खेलते रहो, बड़ी चीजों में हम लोग आपको उलझने नहीं देंगे, इनपुट देंगे ही नहीं। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट। आज की हमारी पूरी क्लास का फोकस सिर्फ इस बात पे था कि जीएसटी के कौन से टैक्स पेयर्स होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। इनको स्कीम्स भी बोल सकते हो, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर बोल सकते हो, या ऐसे ही कुछ शब्द देखने को बार बार मिलेंगे। स्कीम वर्ड आपको याद रखना जरूरी है। स्कीम, रेगुलर स्कीम, कंपोजिशन स्कीम, या रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर, ये शब्द बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रेगुलर डीलर की लाइफ में एक ब्रह्मास्त्र था इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस ब्रह्मास्त्र में एक चिप लगा दी गई, उसका नाम क्या है? ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कंपोजिशन डीलर को इस ब्लॉक्ड क्रेडिट से फर्क पड़ता है? क्यों? उसको मिलता ही नहीं है, तो उसको इस ब्रह्मास्त्र की जरूरत भी नहीं है। बोलता है तुम तेल लेने जाओ, मेरा रोज रात का कोटा फिक्स है, मैं अपना टेंशन फ्री रहूंगा, ठीक है। तो कंपोजिशन डीलर वहां खुश होता है। अब आप लोग मुझे ब्रेक के बाद ये सोच के बताएंगे प्रैक्टिकल्स के साथ कि हम लोग कंपोजिशन डीलर्स किन को सुझाव देना चाहिए, किन को कंपोजिशन डीलर्स करनी चाहिए ताकि उनको फायदा महसूस हो, ठीक है।